स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट सेशन में जो मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, होप सो कि आप लोगों ने वो सारी चीज़ें एक बार देखी ज़रूर होंगी, थोड़ा बहुत ही सही। अगर नहीं देखा तो फिर से डू नॉट वरी, मैं आपको 5 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करवाऊँगा। पक्की बात है। और उसके बाद हम लोग आज चलेंगे एक नए रास्ते पर और नई चीजें देखेंगे, जिसमें 15 से 20 मिनट आपको लगेगा ये क्या चल रहा है। ऐसा तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन सोचा ही नहीं था, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हाँ, जो पढ़ चुके हैं शायद वो हमें बीच बीच में टोका टाकी करेंगे, सर ये नहीं वो नहीं ये, अच्छे अच्छे रिजल्ट देंगे वो पहले ही बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर लास्ट सेशन में कोई दिक्कत हो तो अभी भी टाइम है, पूछ सकते हैं। वॉल्यूम कम है। ओके, अब वॉल्यूम ठीक है। अभी भी वॉल्यूम कम है। ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट। मेरी ओर से ठीक है बाबू, वॉल्यूम तो परफेक्ट है। वॉल्यूम परफेक्ट है, मेरी ओर से 100 है। ठीक है बाबू, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके बताते जाएं। ज्योति साहू, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम है तो हमें एक बार जरूर बताए, सर आई एम फर्स्ट टाइम हेयर। कोई है क्या फर्स्ट टाइम? मुझे लगता है 3 या 4 स्टूडेंट्स होंगे, पहली पक्की बात। सेकंड टाइम, ठीक है, तो उसके कोई दिक्कत नहीं। जो कल आया उसको आज दिक्कत नहीं होगी। जो आज पहली बार आएगा उसको हो सकता है 5 से 10 मिनट शायद प्रॉब्लम आए, लेकिन उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए बाबू, किसी को कोई इश्यू था? ज्योति साहू, आपको कोई दिक्कत लास्ट सेशन में? जल्दी जल्दी बताइए बाबू। ममली, बोलिए बाबू। प्रतीक्षा, मनसा, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं ये भी जरूर बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और ठीक, स्वास्तिक, कोई दिक्कत बाबू? मनीष गोयल, अच्छा आपसे बात हो ही गई। सद्दाम, किरण दत्ता बाबू, सत्यजीत, समीरन, कोई दिक्कत नहीं है। निशिकांत, कौशिक, बेस्ट पंजाबी टी सीरीज, ओहो बताइए। दीप्ति, दीप्ति, मनीषा, बोलिए बाबू। वैष्णवी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बाबू। प्रियंका साहू, सुनंदा, मनीषा साहू, यश चौड़ा, कोई दिक्कत हो बताइए, बिल्कुल तुरंत बताइए, नहीं तो मैं आगे भागूं अभी तुरंत। चल सकते हैं आगे ना? चलिए, परमिशन आपने दे दी, अब कौन रोक सकता है भला। चलिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अभी तक जो पीजीबीपी में पढ़ा है, मैं उसको एक बार थोड़ी स्पीड से रिवाइज करवा देता हूं। हम लोगों ने ये देखा, सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28, जिसमें हम लोगों ने देखा एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर shall be charged to tax under the head PGBP। यस सर। सेकंड मैंने आपको बताया कि अगर सेकंड याद हो, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्टर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश असिस्टेंस एंड ड्यूटी इंटाइटलमेंट, पासबुक के ट्रांसफर पर होने वाला प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, इन केस फिर इसके बाद बताया जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने बताया था कि एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर या ऑन अकाउंट ऑफ termination or modification in terms of a contract relating to Indian company or other company, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency। इसके बाद बताया था एनी कंपनसेशन और एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट carrying out any business activity or profession, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee license fees, formula or such type of commercial right। yes sir, इतना आपने बताया था। the value of any benefit or perquisites, the value of any benefit or perquisites arising from a business or carrying of the profession। अच्छा जी, इसके बाद फिर बताया था मैंने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 35 AD का जो
इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव्स होते हैं, उसके लिए मैंने बताया था डिमोलिश डिस्ट्रॉय पर कुछ भी मिलेगा, क्योंकि हमको 100% कैपिटल कॉस्ट का डिडक्शन मिल चुका है। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया था, कुछ याद आया आपको? एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और एनी अदर रेम्युनरेशन वॉट एवर द नेम कॉल्ड इज रिसीट और रिसीवेबल बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद मैंने ट्रेड और प्रोफेशनल का छोड़ दिया था, और लास्ट मैंने एक और बताया था, सबसे लास्ट याद है आपको क्या बताया था सबसे लास्ट? कन्वर्जन। यही बच्चा पिछली बार बोला और यही इस बार भी बोला, बहुत बढ़िया, ग्रेट। कन्वर्जन, कन्वर्जन के मैंने बोला था कि अगर कोई स्टॉक इंट्रेड कन्वर्ट होकर के कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है, स्टॉक इंट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है, तो उस पे भी हम पीजीबीपी कैलकुलेट करते हैं, और जैसा कि दिया होगा रूल्स में उसी हिसाब से करेंगे। चलिए, अब आज उसके बाद फिर मैंने कहा था सेक्शन 29। सेक्शन 29 में मैंने आपको बताया था, सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी, सेक्शन 30 टू 43D के प्रोविजंस को फॉलो करो। सेक्शन 30 में बताया था अगर कोई बिल्डिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट कर लें, अगर कोई अनम्यूट है तो म्यूट म्यूट कर लें। अगर आप म्यूट नहीं हैं तो म्यूट कर लें, यस। चलिए, तो दूसरा मैंने बताया सेक्शन 30, अगर कोई बिल्डिंग है, अगर कोई बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है, तो वहां पर अगर हम कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल नेचर का नहीं करते, रिपेयर, इंश्योरेंस, रेंट और टैक्सेस का पेमेंट करते हैं, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी, बशर्ते वो बिल्डिंग हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होती हो। सेक्शन 31 मैंने बताया था, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और फिक्सचर जो बिजनेस के लिए यूज होता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हमने कोई रेवेन्यू नेचर का खर्च किया है जिसमें रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, देन यू कैन गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 31 एज अ डिडक्शन। बट यस, for rent and taxes you have to go with the section 37, which is a residuary section, जो कहता है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हमको बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 37। सर कौन कौन सी कंडीशन पूरी हो जाएंगी? पहला मैंने बताया था, अगर कोई डिडक्शन सेक्शन 30 टू 36 में कवर नहीं होता, अगर कोई एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए किया गया है, रेवेन्यू नेचर का है, प्रीवियस ईयर में किया गया है, पर्सनल नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का नहीं है, यस यू कैन गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 37। क्योंकि सेक्शन 37 एक गाना गाता है, कौन सा गाना गाता है? अरे हाँ जी, मैं हूं ना का गाना गाता है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। चलिए, अरे आज हम लोग जो चलने वाले हैं ना, मैंने लास्ट सेशन आपको फिर डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था, अगर याद हो तो डेप्रिसिएशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी। पहला मैंने बताया था डेप्रिसिएशन के बारे में, ढंग से सुनेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में, बिल्कुल इत्मीनान से सुनेंगे, 5 मिनट में रिवीजन करने पर लगाऊंगा। जिसका छूटा था लास्ट सेशन में वो थोड़ा अलर्ट होकर के बैठेगा, 5 मिनट के अंदर रिवाइज करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम आज के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैंने ये बताया था अकाउंट्स और इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन में फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन को मारो गोली और आ जाओ पीजीबीपी के डेप्रिसिएशन पे। अच्छा, अब जब पीजीबीपी के डेप्रिसिएशन पे आते हैं तो सर यहाँ पर कुछ नया कहानी होता है। हाँ, केवल आपको डब्ल्यूडीवी मेथड को याद रखना है। किसको याद रखना है? केवल डब्ल्यूडीवी मेथड को। यानी कि यहाँ पर एसएलएम केवल एक ही जगह याद रखना है। एसएलएम के लिए आपको केवल एक ही जगह याद रखना है, वो है पावर जनरेटिंग यूनिट्स के केस में। बाकी हर जगह एसएलएम मेथड को नहीं यूज होगा, केवल और केवल डब्ल्यूडीवी मेथड यूज होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग मैंने कहा था, यहां पर हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट का सिस्टम आ जाता है। ब्लॉक ऑफ एसेट का सिस्टम आ जाता है, मैंने कहा ब्लॉक ऑफ एसेट का सिस्टम आ जाता है। अकाउंट्स में हम लोगों ने तो तैयार किया था कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल एसेट्स पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, लेकिन इनकम टैक्स में हम लोग को केवल ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। ब्लॉक ऑफ एसेट मींस अ ग्रुप ऑफ एसेट ऑन which falls under the same category, which falls under the same category and on which the same rate of depreciation is applied। यानी कि हमें ब्लॉक ऑफ एसेट पर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, अकाउंट्स की तरह नहीं अलग 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 अलग, उनको एक ही ब्लॉक पे ले आओ। अगर बिल्डिंग है तो जितनी भी बिल्डिंग है सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाली उनको एक ब्लॉक में डाल दो।
दूसरा ब्लॉक करो, उसमें सारी बिल्डिंग्स ले आओ, एक डेप्रिसिएशन रेट वाली, वो दूसरे ब्लॉक में ले जाओ। यानी अगर 5% का ब्लॉक है अगर बिल्डिंग का, तो जितनी भी बिल्डिंग्स पर 5% का रेट लगता है उनको एक ब्लॉक में, जितनी भी बिल्डिंग पर 10% का रेट लगता है उसको एक ब्लॉक में, जितनी भी बिल्डिंग पर 40% का रेट लगता है उनको एक ब्लॉक में ले जाओ। ठीक है सर, बिल्डिंग का तो समझ में आ गया। टोटल 5 कैटेगरीज बनती हैं इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के पर्पज से। पहला बिल्डिंग को बांटो, दूसरा मैंने कहा था फर्नीचर, और फर्नीचर का जो टैक्स डेप्रिसिएशन रेट होता है ना वो प्लेन प्लेन कितना होता है, 10% होता है। अच्छा सर, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट कितना होगा, मैंने कहा था नॉर्मल रेट इज 15%। नॉर्मल रेट इज 15%, लेकिन इस रेट के अलावा भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है तो 40%, कंप्यूटर है तो 40%, बुक्स है तो 40%, और तो और आपका मैंने बताया था अगर ट्रक्स वगैरह हो तो 30% का डेप्रिसिएशन रेट लगता है। अच्छा, शिप्स पर मैंने कहा था 20% का डेप्रिसिएशन रेट लगता है, और इनटेंजिबल एसेट चाहे उसमें कॉपीराइट हो, फ्रेंचाइजी हो, लाइसेंस हो, फीस हो, 25% का डेप्रिसिएशन रेट लगेगा। लेकिन खबरदार, इस साल से एक अमेंडमेंट आया है, वो ये कहता है गुडविल ऑफ अ बिजनेस या गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन हो तो उस पर डेप्रिसिएशन नको लगाने का। इवन अगर वो ऑलरेडी शामिल है हमारे ब्लॉक में तो उसको हटाने का। कैसे हटाएंगे उसके लिए सिस्टम हम लोग आगे देखेंगे, जब सारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस भी एक दो पिक करेंगे कैसे हटाना है। चलिए सर, यहां तक तो समझ में आ गई बात। अच्छा, ब्लॉक ऑफ एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड से लगेगा, ये भी चीज तैयार हो गई। 5 कैटेगरीज होती हैं और ये डेप्रिसिएशन रेट लगते हैं। दैट्स इट। मैंने कहा था या तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा या तो 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, या तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा या तो 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करें तो अगर कोई एसेट 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन की बात करें तो कहा गया इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड, इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड एंड put to use less than 180 days during the previous year, then 50% of the normal depreciation। अरे 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 अरे, अकाउंट्स में तो हम लोग का डेप्रिसिएशन लगता था, अकाउंट्स में हम लोग का डेप्रिसिएशन लगता था, जानते हैं कैसे, डे वाइज के हिसाब से। अकाउंट्स में हम लोग का डेप्रिसिएशन लगता था डे वाइज के हिसाब से, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होगा। हमें या तो पूरा डेप्रिसिएशन नॉर्मल मिलेगा जितना मिलना चाहिए, या तो उसका 50% मिलेगा। 50% कब मिलेगा, जब हम कोई एसेट पिछले साल ही बाय करें और पिछले साल ही पुट टू यूज करें 180 दिन से कम, तो वहां पर 50% वाला सिस्टम एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। सर ये भी आपने बता दिया। मैंने जाते जाते आपको एक फॉर्मेट याद करने के लिए बोला था कि जाते हो तो जाओ, बस इतना सुन लो, ये फॉर्मेट हम लोगों का तैयार होना चाहिए। ये फॉर्मेट पर ही आपको मार्क्स मिलने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको ये फॉर्मेट तैयार है तो आपको काफी अच्छे मार्क्स अटेन कर लेंगे आप लोग जी। जरा देखा जाए क्या है फॉर्मेट। मैंने बताया था कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जब हमने आपको बताया था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो मैंने कहा इस पे अच्छा खासा मेरा सेशन लगने वाला है। एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन किया गया सेक्शन 43 सब सेक्शन 1 में, और वहां बकायदा हम लोग को पूरा टाइम देना है। लेकिन पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद हम चलेंगे सेक्शन नंबर 43 1 पर। चलिए, दूसरा मैंने बताया था मनी पेबल। ये आप समझ लीजिए, आपने कोई एसेट सेल की है, डिस्ट्रॉय की है, डैमेज है, डिस्ट्रॉयड है या डिस्कार्डेड है, उससे मिलने वाला कोई भी अमाउंट यहाँ माइनस होगा। ये डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। नाउ वी आर नीडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन दिस अमाउंट, दैट्स इट, दिस इज आवर क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। यहां तक मैंने आपको लास्ट सेशन बताया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसका। बिल्कुल इत्मीनान से, थोड़ी देर बिल्कुल पेशेंस रखेंगे। हो सकता है एक दो पॉइंट में आपको थोड़ा सा हल्का सा शुरू में दिक्कत आए एक दो टॉपिक पर, केस नंबर ए बी सी, लेकिन डी से बहुत ही यूज टू हो जाएंगे आप। अगर आपको बीच में लगता है समझ में नहीं आ रहा है ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पेशेंस रखेंगे, जो हम पढ़ाते जाए बस उस पर ध्यान देंगे। 3 से 4 केसेस के बाद आप उस पर यूज टू हो जाएंगे और लॉजिक से समझ में आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप कैच करना स्टार्ट कर देंगे चीजों को। चलिए, कहता है मेसर्स अनीता इंटरप्राइजेस, ढंग से सुनेंगे, अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 लगा डाला तो मैंने कहा था डेप्रिसिएशन झिंगा लाला। मेसर्स अनीता इंटरप्राइजेस है डब्ल्यूडीवी इन फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2021 80,000। अच्छा,
हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक 80,000 का WDV रखा हुआ डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर है जिसका WDV 80,000 है और इसका डेप्रिसिएशन रेट 10% है। अगर नहीं भी बोलता, वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दैट इज 10% एट ऑल। The block consists of two furniture. Now the information specifically of asset X and Y are given कि इस 80,000 में आपके दो फर्नीचर शामिल हैं, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट ना। हमें तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि हाउ मेनी एसेट्स आर देयर, बिकॉज वी आर नाउ कंसिडरिंग द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। हमें अब इंडिविजुअल एसेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कब आएगा मतलब वो भी सीखेंगे थोड़ी देर में। कंप्यूट डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इन द फॉलोइंग केसेस। चलिए अब बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, ओपनिंग WDV, और हमें मालूम है इस ब्लॉक में दो एसेट्स हैं हमारी एक्स एंड वाई, 80,000, और ये है हमारा केस ए। ओपनिंग WDV है हमारा 80,000। अच्छा, आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है? ये हमारा 1 अप्रैल 2021 का दिया है, 1 अप्रैल 21 का। कहता है कहता है फर्नीचर एक्स सोल्ड फॉर 20,000 ऑन 1 मई 2021। अच्छा, फर्नीचर एक्स जो है वो सेल कर दिया गया 1 मई को। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा नो एनी अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट्स इट, केस ए इज ओवर। तो केस ए को यहीं तक खत्म करना है। तो मैंने कहा था फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना है। तो पहले क्या करेंगे, ऐड, क्या लिखेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस वन लाइन इज गिवन। कोई भी नई एसेट आई नहीं। अच्छा, माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, discarded, damaged, etc. अच्छा, यहां मैंने बताया कि कुछ पैसा आना चाहिए। पैसा आ रहा है क्या किसी एसेट को बेच करके? आप कहेंगे हाँ सर आ रहा है, एक्स और वाई दो एसेट्स थी, हमने एक्स को बेच दे रहे हैं, वो भी 20,000 में, 1 मई को। ढंग से सुनेंगे, 1 मई को कितने में बेचा? 20,000 में। सर ऐसे नहीं होता। अरे कैसे होता है सर? अकाउंट्स में ना हम लोग ना देखते हैं कितनी WDV थी एक्स की, उसमें से 20,000 माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद पता चलता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। यहाँ पर भी वैसे ही होगा। अरे ना बाबा ना, यहाँ पर कंसेप्ट बदल गया। यहाँ सारी एसेट्स एक ब्लॉक में आकर गिर गई। अब उस ब्लॉक में से एक एसेट निकल गई, कितने की निकली? 20,000 की। अब ब्लॉक में बचा कौन? केवल वाई बचा। कितने का बचा? 60,000। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, ये 60,000 कैसे हो जाएगा? ये 60,000 आप कैसे कर सकते हो भाई? हो सकता है, मेरी बात ढंग से समझे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ढंग से मैं फिर से बोल देता हूं। एक एसेट थी, दो एसेट्स थी हमारे पास एक्स और एंड वाई, 80,000 की। कितने की थी? 80,000 की हमारे पास दो एसेट्स थी एक्स एंड वाई। उसमें से हमने केवल एक्स को बेचा है, केवल एक्स को बेचा है, वो भी 20,000 में। सर बाकी जो एसेट बची वो वाई की मान लेंगे क्या? यानी 60,000 की जो एसेट बची अब मान लेंगे वो वाई का है। ऐसे कैसे हो जाएगा वाई का आप मान लेंगे?
अरे बोलो, वाई का मान लेंगे क्या वो एसेट? हाँ, अरे अरे अब आते हैं ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक में सब एक ही घर के मेंबर होते हैं, कोई अपना पराया, कोई तेरा मेरा नहीं होता। ये तेरा घर, ये मेरा घर ना बाबा, ये हम सबका घर। अगर उसमें से 20,000 लेकर कोई निकल गया तो वाई बैठा हुआ है उस 60,000 पर कब्जा करके। अब बात समझ में आई? नाउ द ब्लॉक इज कंसिस्टिंग ओनली एसेट वाई वर्थ रुपीज 60,000, दैट्स इट। तो सर डेप्रिसिएशन वाई को 60,000 का मिलेगा। हाँ, हो सकता है वाई की डब्ल्यूडीवी केवल 5,000 बची होती, होती अगर उसको अलग काउंट किया जाता। होने दो, यहाँ ब्लॉक की बात हो रही है, ना तेरा ना मेरा, ये सब हम लोग का घर है। तो 80,000 में अगर 20,000 निकल गया तो घर पे जो कुछ भी बचा वो किसका हो जाएगा? वाई का हो जाएगा। यानी अब वाई की वैल्यू कितनी होगी? 60,000। तो सर इस पर कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा ना बाबा ना, कोई कैपिटल गेन नहीं निकलने वाला, क्योंकि वाई बचा हुआ है और सारी की सारी वैल्यू वाई की ही मान ली जाएगी। सर ऐसे तो सरकार को नुकसान हो गया। कहाँ नुकसान हुआ? जानना चाहते हैं सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ? क्या आप लोग जानना चाहेंगे या नहीं जानना चाहेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल में लेते हैं, एक्स और वाई। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू थी 10,000 और वाई की वैल्यू थी, चलिए एक्स की वैल्यू थी 40,000 और वाई की वैल्यू थी 20,000। ये हम मान लेते हैं टोटल, अच्छा 80,000 था टोटल, सॉरी। तो इसको मान लो 60,000 और इसको मान लो 20,000, टोटल वैल्यू है 80,000। अब हमारी एक एसेट निकल गई, कौन वाली? एक्स। कितने में निकल गई? 20,000 में। अच्छा, तो यहाँ पर लॉस कितना हो गया? 40,000 का। वो लॉस कहाँ जाता है? पीएल में जाता है। पक्की बात है? हाँ सर। और 20,000 क्या है? इस पर ना हमें फ्यूचर में डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर ये अकाउंट होता तो क्या मिलता है इस 20,000 पर? डेप्रिसिएशन। सर बिल्कुल ठीक है। इस 20,000 पर डेप्रिसिएशन मिलता है, ये 40,000 कहाँ जाता? पीएल में जाता। तो टोटल मिलाकर के कितना पीएल में जाता? कई सालों में धीरे 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 ये कहाँ जाएगा आखिर? डेप्रिसिएशन कट कट करके कहाँ जाएगा? कहाँ जा अरे! अरे! ये सब तो मिलाकर कहाँ चला गया? जो लॉस था वो भी पीएल में, जो डेप्रिसिएशन है वो भी पीएल में। लॉस कितना? 40,000। डेप्रिसिएशन के नाम से कितना? 20,000। टोटल पीएल में कितना गया? 60,000। हम अभी भी तो वही कर रहे हैं। अगर हम आज की डेट में यहाँ 60,000 बचा दे रहे हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये कहाँ चला जाएगा? डेप्रिसिएशन कटते-कटते पीएल में ही जाएगा। हम वैसे 40,000 एक साथ पीएल में ले जाते, 20,000 धीरे धीरे पीएल में ले जाते। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भैया, बात तो वही पड़ी, 60,000 धीरे धीरे हम कहाँ ले जाएंगे? पीएल में ले जाएंगे। अगर किसी का भी अगर माइक म्यूट नहीं है, म्यूट म्यूट कर ले। म्यूट कर लिया करें। पहली चीज तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है, बीच में सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलिए, इस चीज का थोड़ा सा मेरे लाल ध्यान रखें कि बीच में आवाज ना आने पाए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 धीरे 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 हमें डेप्रिसिएशन के तौर पर मिलेगा, मिलेगा ना? मानते हो इस चीज को? अच्छा, अगर इस तरह से देखें तो भी कहाँ जाता? पीएल में ही जाता। 40,000 तुरंत पीएल में जाता और 20,000 धीरे धीरे पीएल में जाता। अल्टीमेटली ईच एंड एवरी आइटम शैल ट्रांसफर थ्रू पीएल अकाउंट। अल्टीमेटली 60,000 विल ट्रांसफर टू योर पीएल अकाउंट अल्टीमेटली। तो यहाँ पर भी 60,000 अल्टीमेटली पीएल में ही जाएगा। क्या गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ? नहीं सर। इसी को हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंस एंड द टाइमिंग डिफरेंस। याद आया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। चलिए, अच्छा, अब 60,000 बचा, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हमने तो पूरा फॉर्मेट लिखना था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस मनी पेबल। अच्छा, आया डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। इस सेंटेंस का बहुत बड़ा मतलब निकलता है। ये सेंटेंस केवल देखने के लिए नहीं है कि डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। थोड़ी देर बाद समझ में आएगा इसका क्या मीनिंग निकला। माइनस डेप्रिसिएशन ऑन अबव।
60,000 था, 60,000 का सीधे सीधे 10% ले लें, आ गया 6,000। ये बचेगा आपका क्लोजिंग WDV। आप लोग कुछ भी लिखने की कोशिश ना करें, ना लिखें बाबू, उसको मिटाएं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसको, हाँ बिल्कुल ठीक है मेरे लाल। 54,000 ये आ गया क्लोजिंग WDV। ग्रेट। चलिए सर, हमको तो एक केस नंबर ए में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो हम केस नंबर बी की ओर चलें। केस नंबर ए में किसी को कोई दिक्कत हो मेरे लाल तो तुरंत पूछ लें। केस नंबर ए में किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछ ले, हम केस नंबर बी की ओर मूव करने जा रहे हैं। अगर केस नंबर ए में दिक्कत नहीं आया, हाँ थोड़ा बहुत किसी के दिल और दिमाग में शुभा होगा, संदेह होगा, 2 मिनट शांत रहेंगे तो भी वो समझ में आएगा। चलिए सर केस नंबर बी बताइए। इधर ध्यान दें, केस ए समझ में आया, नहीं आया समझ में, छोड़ दो। नहीं आया समझ में, छोड़ देते हैं। हम केस बी की बात करते हैं। कहता है फर्नीचर एक्स बेचा है 1 लाख में। ओ हमारे पास ना 80,000 का फर्नीचर था और इसमें दो शामिल थे, एक्स एंड वाई। एक्स को बेचा गया है, परचेज कुछ नहीं किया गया तो नील हो गया, लेकिन एक्स को बेचा गया जानते हो कितने में? कितने में? 1 लाख में। सोचो, 80,000, 80,000 का हमारे पास ब्लॉक था। हमारे पास 80,000 का ब्लॉक था जिसमें से मैंने एक एसेट निकाली। 80,000 में दो एसेट्स थी, एक्स एंड वाई। उसमें से केवल एक्स को निकाला और 1 लाख में बेच दिया। उड़ी बाबा। तो हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बचा कितना? जीरो। अरे 80,000 में -1 लाख जाएगा। आर्यभट्ट बताओ, तुम ही बताओ। 80,000 में से अगर -1 लाख होगा तो बैलेंस कितना आएगा? -20,000। कितना? ये नया मैथमेटिक्स तुम लोग आज से इजाद करोगे, तुम लोग को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। नील आएगा। क्या आएगा? लिल लिल। नील नहीं, लिल कहते हैं इसको। ये लिल आएगा। क्यों आएगा लिल जानते हो? क्यों आएगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मैंने कहा था ये सेंटेंस है बड़े काम का। अब जरा इस सेंटेंस को पढ़ो। अगर हम माइनस लिखे, कुछ भी लिखे, अरे भाई डेप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए वी हैव नथिंग। फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन वी हैव नथिंग। द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 80,000 एंड वी सोल्ड ओनली वन ऑफ देम। मैंने कहा ना तेरा ना मेरा, अब वो ब्लॉक में एक ही एसेट मान लो। उस 80,000 को मैंने बेच दिया 1 लाख में। अरे मैंने खर्च कितना किया था उस एसेट पर? 80,000। मुझे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कितना मिलना चाहिए था? 80,000। बट वी गेट द बेनिफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, नॉट 80,000। हमें हमारा पैसा मिल गया 80,000 पूरा। अब काहे का डेप्रिसिएशन? अब कोई डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए क्या? 80,000 की एसेट्स थी, एक्स और वाई मिलाकर 80,000 की थी। हमने केवल एक्स को बेचा 1 लाख में। आपको काहे का डेप्रिसिएशन मिलेगा भाई? आप पूरा का पूरा जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, आप पूरा बेनिफिट ले चुके हो। सर इसका क्या मतलब है? अब जरा एक और डिफरेंस उस जगह पर लिख लें जो मैंने वहां पर बताया था। मैंने आपको जितने भी डिफरेंसेस बताए थे अकाउंट्स और टैक्सेशन के, उसमें एक और डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। क्या? और ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत काम का डिफरेंस है, ढंग से सुने। Depreciation under the accounting system is a charge against profit. Okay. Depreciation is charge against profit. इसका मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ सर आपने बताया था कि yes, we are needed to deduct the amount of depreciation to know the profit or loss of the concern. We have to deduct it. We don't have any option. हमको तो उसको डिडक्ट करना ही करना है। एंड विदाउट डिडक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द करेक्ट सिचुएशन ऑफ अ कंसर्न। while in the case of the depreciation, the nature of depreciation is quite different. sir क्या है? यहाँ पर depreciation? It is to be treated as an allowances. मैंने क्या बोला? It is to be treated as an allowances,
not a charge against profit, but it is to be treated as a allowances. So depreciation is to be treated as an allowances. सर दोनों में फर्क क्या होता है? पहला तो फर्क बता दिया कि हमको तो डेप्रिसिएशन माइनस करना ही करना है, लेकिन टैक्स में कहता है अगर आपके पास नेट प्रॉफिट 50,000 है और डेप्रिसिएशन अगर 40,000 है, तो अकाउंट हो या टैक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. In both of those two situations we can have the deduction of 40,000 on account of depreciation. Yes, we can deduct the amount of depreciation. That is okay in both of those two cases. But the situation will get changed if the net profit is 50,000 and the amount of depreciation is 70,000. कितना? 70,000. तो यहां पर कहा गया यहां आप मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 ले सकते हैं. ओके, अकाउंट में आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है. ड्यू टू डेप्रिसिएशन योर प्रॉफिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉस अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम. ड्यू टू डेप्रिसिएशन योर प्रॉफिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉस अंडर द अकाउंटिंग सिस्टम. But this is not hold true in the case of the taxation system. यहाँ क्या है? यहाँ पर आप प्रॉफिट से अधिक डेप्रिसिएशन क्लेम कर ही नहीं सकते. मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि डेप्रिसिएशन हम कभी भी प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी से ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते. मींस ड्यू टू डिडक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन आवर प्रॉफिट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लॉस. It can be zero, but it cannot be converted into loss. It means we can have the deduction of depreciation maximum up to the availability of the profit, means 50,000 here in this case, and 20,000 जो बैलेंस है ना, मेरी बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो ये चीज, जो 20,000 का डेप्रिसिएशन बचा है ना, ये 20,000 का डेप्रिसिएशन कहलाता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. उड़ी बाबा. और तो और मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि डेप्रिसिएशन अलाउंसेस की तरह ट्रीट किया जाता है. अब इस लाइन का मतलब समझ लो. अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? दिस इज द बेनिफिट, दिस इज द बेनिफिट विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड, which cannot be restricted, which cannot be prohibited. आप कोई भी लॉ बना लो, आप कोई भी कानून बना लो, आप हमें मेरा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने से नहीं रोक सकते. रोक तो दिया 20,000 का. अरे मैंने अभी पूरा कहां बताया भाई? मैंने तो इतना बताया कि हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट था 50,000 और डेप्रिसिएशन आ गया 70,000. तो भैया गवर्नमेंट ने कहा ले लो पूरा बेनिफिट. मैंने कहा कहां से ले लूं? तो गवर्नमेंट ने कहा 50 ले लो ना इस साल. मैंने कहा बाकी 20. अरे अगले साल ले लेना. क्या बोला उसने? अगले साल ले लेना इस 20,000 का डिडक्शन डेप्रिसिएशन का. और हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय गिविंग अ नेम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. सर कितने साल? कितने भी साल. कितने साल? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स. कितने साल? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक आप इन लॉसेस को अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करके हर साल. ये 20,000 का मान लो अब अगले साल फिर आ गया 2 मिनट के लिए. मान लो अगले साल आ गया 60,000 का प्रॉफिट और मेरे पास डेप्रिसिएशन था 80,000 अगेन. तो मैं यहाँ कितना लेस कर सकता हूँ सर? 60,000. तो 20,000 फिर बच गया यहाँ पर. तो 20,000 पुराना वाला, ये वाला, और 20,000 नया वाला, टोटल कितना हो जाएगा? 40,000. ये फिर आगे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. गवर्नमेंट कहती है आप ना अपना डेप्रिसिएशन पूरा अवेल करो. अभी बताएंगे ढंग से, सुनना. अभी शायद आपका दिमाग पूरी तरह से खोला नहीं है क्योंकि एक सेंटेंस अभी मैं बीच में ने रोक रखा है. अच्छा सर आगे मान लेते हैं यहाँ पर फिर प्रॉफिट आ गया 50,000 और यहाँ पर डेप्रिसिएशन था 20,000. टोटल डेप्रिसिएशन कितना था इस साल का? इस साल का, इस साल का 20,000. ओ सर 30,000 बच गया. अरे ले लो पिछला वाला डेप्रिसिएशन यहां से निकाल लो. अब ये हो गया जीरो. तो यहां कितना बचा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन? अब आगे ले जाने के लिए 10,000 का डेप्रिसिएशन बच गया आगे कैरी करने के लिए. उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी. आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. ये मानते हुए कैरी फॉरवर्ड करना
अगले साल मैंने क्या कहा, ये मानते हुए इस साल करंट ईयर वाले में मैंने जोड़ दिया। ओ देखो ना, इस साल का डेप्रिसिएशन प्लस पिछले साल वाला जो बचा हुआ था उसको भी मैंने इस साल का ही डेप्रिसिएशन मान लिया। क्या किया? मान लिया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर अलाउंसेस। अब जो मैंने एक लाइन होल्ड की हुई थी ना, मैं अब बोलने जा रहा हूं, बिल्कुल इत्मीनान से सुनना। if you are going to incur any capital expenditure, या if you have incurred any capital expenditure, अगर आपने कोई कैपिटल, आप लोग पेन वेन यूज ना करें, उस पर बिल्कुल भी यूज ना करें। अच्छा, अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज किया है, दीप्ति बाबू आपका पेन चल रहा है, उस पर बिल्कुल पेन यूज ना करें। अगर आपने, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, बिल्कुल हल्के में मत लेना, कई जगहों पर काम आएगा। अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बियर किया है तो उसका डेप्रिसिएशन आपको मिलना ही मिलना है। even government cannot stop you to not to get the benefit of depreciation. That is the beauty of the allowances. आपको तो उसका डिडक्शन मिलना ही मिलना है, गवर्नमेंट भी उसको रोक नहीं सकती। यस, द अलाउंसेस का बेनिफिट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स। उसके ऊपर का जो बचा, यस, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम बाय गिविंग अ नेम अनअब्सॉर्ब्ड एप्रिसिएशन, नॉट इन द करंट ईयर बट यस इन द नेक्स्ट ईयर्स और इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स you can avail the benefit of that particular unabsorbed depreciation. Hope so now you are very clear with these points. किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, हम फिर से जवाब देंगे। बोलें, किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछें। किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। चल सकते हैं आगे, चल सकते हैं। चलिए बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, मैं इसको हटा रहा हूं, ऊपर का जितना भी मैंने लिखा है गोजा गाजी की है उसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ओके, आते हैं केस नंबर बी की ओर। अब आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैंने किया क्या। मैं केस ए की ओर दोबारा रिपीट करता हूं। मेरे पास 80,000 की एसेट थी एंड दैट पर्टिकुलर 80,000 वाज कंसिस्टिंग टू डिफरेंट एसेट एक्स एंड वाई, जिसमें से मैंने एक्स को उठाया और मैंने 20,000 में बेच दिया। टोटल वैल्यू थी 80,000 की, उसमें से 20,000 निकल गई। क्या अभी भी कोई एसेट बाकी है? आप कहेंगे हाँ। कौन सी एसेट बाकी है? वाई। वैल्यू कितनी बची है उस 20,000 को निकालने के बाद? 60,000। दे दो एक्स वाई को, पूरी की पूरी वैल्यू वाई को दे दो, अब वो डेप्रिसिएशन के नाम पर चार्ज करता रहेगा। ओ वही तो मैंने किया, 60,000 की पूरी वैल्यू वाई को दे दी और वो डेप्रिसिएशन के नाम पर उसने चार्ज कर लिया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। केस नंबर 2 की ओर चलते हैं। 80,000 रुपए था मेरे पास, 80,000 था, 80,000 था। मैंने उस दो एसेट थी एक्स और वाई, उसमें से केवल एक्स को निकाला और 1,00,000 में बेच दिया। अरे, हमें तो 80,000 का बेनिफिट लेना था, ये क्या हुआ? एक ही एसेट से मैंने 1,00,000 को क्रॉस कर गए। अरे 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 अरे, ये तो अलाउंसेस था, बेनिफिट लेना था डेप्रिसिएशन के नाम पे। हमें 80,000 का लेना था, 80,000 का तो पूरा पैसा वापस हो गया। हमें तो पूरा 80,000 वापस हो गया। अब काहे का डेप्रिसिएशन? उल्टा, मैंने क्या कहा? उल्टा प्रॉफिट हो गया। कितने से? 20,000 से। उल्टा प्रॉफिट हो गया कितने से? 20,000 के लिए। डेप्रिसिएशन के लिए बचा कितना? कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने लिख दिया नील। इसलिए मैंने लिख दिया नील। और तुरंत मैंने यहां पर एक कैलकुलेशन करना है। तुरंत मैंने यहां पर एक कैलकुलेशन करना है। वो है, इसको हम लोग कहते हैं, ढंग से सुनेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर ये तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, पेशेंस रखें, वो भी हो ही रहा है तैयार। कैपिटल गेन, इसके लिए है हमारा सेक्शन 50। इसके लिए हमारा बना हुआ है, दीप्ति बाबू अपनी पेन को दूर रखें, सेक्शन 50। इसके लिए बना हुआ है हमारा सेक्शन 50। अच्छा, क्या कहता है सेक्शन 50? मेरी बात ढंग से समझे। दो पॉइंट बोलता है, केवल दो पॉइंट बोलता है, जिसमें से एक पॉइंट आप लोगों ने ये देखा।
कहता है अगर हमारे पास कोई ब्लॉक ऑफ एसेट बचा हुआ है और हमने कोई नई एसेट खरीद ली, मेरी बात समझें, अगर हमारे पास कोई ब्लॉक ऑफ एसेट बचा हुआ है और हमने कोई नई एसेट खरीद ली, तो हमारे पास टोटल ब्लॉक इतने का हो गया। हमारे पास टोटल ब्लॉक इतने का हो गया जिसका मैं डेप्रिसिएशन लेना चाहता था, लेकिन ये क्या हुआ, मुझे तो 80,000 का डेप्रिसिएशन मिलना था, मैंने तो उल्टा 1 लाख रुपए यानी इस दोनों की वैल्यू से अधिक पर एसेट को बेच दिया। ओ ये जरूरी नहीं एक को बेचा या दो को बेचा, किसी भी एक दो तीन एसेट्स को बेचा, इन टोटल की वैल्यू से अधिक पर बेच दिया, तो आपका WDV फॉर डेप्रिसिएशन बचेगा नील, और इस समय आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपने हमें पहले ही बता दिया है अमाउंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कितना, सर वो 20,000 जो माइनस आ रहा था ना, वो बेसिकली फायदा था, माइनस नहीं था, वो क्या था, फायदा था। कैसे, अच्छा जरा देखो, यहां लिखेंगे सेल कंसीडरेशन, कितने की सेल थी, सर 1 लाख की, यही तो आपने लिखा था ऊपर, जरा देखिए 1 लाख की सेल लिखी थी ना ये, हाँ, और हमारे पास ब्लॉक कितने का था, माइनस वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, ये हमारे पास कितने का था बता सकते हो, सर 80,000, ग्रेट, तो हमारे पास फायदा हो गया कितना, 20,000, एंड दिस इज टू बी नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर ये रटना पड़ेगा क्या, हाँ, थोड़े समय के लिए रटना कोई बुरी बात नहीं है। दो पॉइंट हैं इसमें सेक्शन 50 में, जिसमें से एक पॉइंट ये कहता है कि अगर हमने अपनी किसी एक या दो या तीन, सारी नहीं, वेल ब्लॉक ऑफ एसेट्स की कुछ एसेट्स को, सारी नहीं, कुछ एसेट्स को निकाल दिया, सेल कर दिया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी हो गया, और उनसे जो पैसा मिला ना वो टोटल ब्लॉक ऑफ एसेट्स की वैल्यू से अधिक था, 80,000 से अधिक मिल गया, तुरंत चले जाओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो निकालने लायक हम लोग रहे ही नहीं। अब क्लियर है ये, क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी पॉइंट्स चलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा, बस मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए, क्या है ढंग से सुने, केस नंबर सी, केस नंबर डी, केस सी क्या कहता है, ओपनिंग WDV 80,000, हाँ वो तो हमें कॉमन दिया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, 80,000 ओपनिंग WDV है। आगे क्या बोलता है केस नंबर सी में, कहता है फर्नीचर एक्स को बेचा है 1 लाख में, अच्छा जी, बेच दो, 1 लाख में बेच दो, हटा दिया। आगे क्या बोलता है, कहता है हमने एक फर्नीचर खरीदा भी है भाई, एक फर्नीचर खरीदा भी है, कितने का, 35,000 का, कब खरीदा है, 1 जुलाई में, ओ 35,000 में खरीदा है, अरे सर ये उल्टा हो गया, 1 मई को बेचा है, 1 जुलाई को खरीदा है, और ये 1 अप्रैल का हिसाब किताब है, मेरी बात ढंग से समझो, ओपनिंग WDV किस डेट का दिया हुआ है, 1 अप्रैल का दिया है, सामान कब खरीदा है, 1 जुलाई को, और बेच कब दिया था, सर फर्स्ट अब मई मई में बेच दिया था, तो पहले बेचा था या पहले खरीदा था, सर पहले बेचा था, पहले क्या किया था, बेचा था, खरीदा कब, बाद में, तो पहले क्या लिखना चाहिए, बेचने वाला या खरीदने वाला, ऊपर क्या लिख दें, इसको कहाँ ले जाएं, इस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे लाल, दिस इज द फॉर्मेट, we cannot change the format due to the changes of the dates,
हमें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे खरीदा पहले हो खरीदा बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेट इज फॉर्मेट, हमें इसी फॉर्मेट पर स्टिक रहना है, हमें इसी फॉर्मेट पर स्टिक रहना है। अब समझ में आई बात? भले पहले खरीदा हो भले बाद में बेचा हो, भले पहले बेचा हो बाद में खरीदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी फॉर्मेट को यूज करना है। हमेशा पहले आएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और हमेशा बाद में लिखेंगे हम लोग मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड डिस्कार्डेड डैमेज डिस्ट्रॉयड और गुड्स। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा ना? इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा ना कि लॉजिक होगा? अच्छा लॉजिक होगा, चलो चलो सुनो, लॉजिक ही सुन लो। इसके पीछे कौन सा लॉजिक है? हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए जब ब्लॉक तैयार करते हैं, दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ओ एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इट मींस ये जो कुछ भी हम टिटिम्मा पाल रहे हैं ना, ये सब हम 31 मार्च 2022 ईयर एंड होने पर कर रहे हैं। हम 21 जनवरी को नहीं कर रहे। सर अगर बीच में निकालना हो पॉसिबल नहीं है, क्या कर लोगे, कैसे कर लोगे? हम डेप्रिसिएशन कब क्लेम करते हैं? पूरे साल भर के बाद। हम कब करते हैं? प्रीवियस ईयर के एंड होने पर। प्रीवियस ईयर स्टार्ट तो किसी भी दिन हो सकता है। अगर नया बिजनेस सेटअप किया है तो हो सकता है प्रीवियस ईयर आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये एंड हमेशा 31 मार्च को होता है, इतना तो आप लोगों को मालूम है। अच्छा सर, अगर ये 31 मार्च 2022 को हम अपना फाइनेंशियल स्टेट सॉरी डेप्रिसिएशन का बना रहे हैं, तो उस दिन जो जो एसेट्स थी प्लस माइनस वही नोट करते हैं, बात खत्म। मेरी बात समझ में आई होगी? इस डेट के कारण ही हम लोग, इस दिन को देखने के कारण ही हम बाकी चीजों को अवॉइड करते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना कि फिर से समझा दूं? हम लोग अपना ब्लॉक ऑफ एसेट किस दिन तैयार करते हैं सर? 31 मार्च 2022, जब साल एंड होता है, ईयर एंड होता है, तो उसी समय हम लोग अपना ब्लॉक तैयार करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इररेलेवेंट टू राइट इट ओवर हियर, टू राइट इट डाउन, नॉट एट ऑल। अकॉर्डिंग टू द डेट्स वी कैन नॉट अरेंज द फॉर्मेट। क्लियर है? पक्की बात है? हाँ। अब जरा बताएं, मेरे पास दो एसेट्स थी, एक्स और वाई। ये देखिए, ये मेरे पास एसेट थी एक्स वाई, मैंने एस को खरीद लिया और मैंने एक्स को बेच दिया। ओहो, तो पहले मेरे पास थी एसेट 80,000 की, एक और खरीद ली 35,000 की, टोटल कितनी हो गई? 1,15,000 इस मुट्ठी में है। इसमें से एक एसेट निकल गई 1 लाख की, तो बची कितनी? बची कितनी? ओनली 15,000। ओनली 15,000। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? कितने लोगों का दिमाग थोड़ा सन्नाटे में है, हमको थोड़ा बताओगे? मैं जानता हूं, इस तरह से सुन लो ढंग से। अगर किसी को लगता है, डाउट है, तो दोबारा पूछ लो, यहां पर पूछ लो। ज्योति, ममली, मनसा, वैष्णवी, कोई दिक्कत हो? स्वास्तिक, मनीष, किरण, सत्यजीत, समीरन, कौशिक, मनीषा, बोलिए बाबू, जल्दी जल्दी बोलते जाइए, हाँ या ना। जहां दिक्कत हो मैं तुरंत रुक करके 2 मिनट बताऊंगा जरूर, टेंशन ना लेने का। दूसरा क्या सोचेगा इससे आपको लेना? हाँ बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। कृष्णा बोलिए बाबू। शी, प्रतीक्षा, सुनंदा, सद्दाम, प्रिया, निशी, बोलिए बाबू, आप लोग जवाब दीजिए हाँ या ना, जल्दी जल्दी करिए हाँ या ना, हम आगे भागे। दीप्ति बोलिए बाबू। प्रमोद, प्रस्मिता, गुमा, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं। चलिए, बिल्कुल साइलेंट लोग, बिल्कुल। हाँ, क्या दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत? ना? चलिए, चलिए मान लेते हैं ना। ढंग से सुनेंगे। केस नंबर सी, अब जल्दी जल्दी खत्म होगा। 80,000 पहले से था मेरे पास हाथ में ब्लॉक, 35,000 और एसेट आ गई, टोटल 1,15,000 की। इसमें से एक एसेट निकल गई, कुछ बची हुई है क्या? हाँ सर, दो दो बच गई, वाई भी बची है, एस भी बची है, और टोटल वैल्यू कितनी सर? 15,000। अरे ऐसे कैसे हो सकता है 15,000? अभी अभी तो मैंने एसेट खरीदी है, एस कितने की खरीदी है? ओ ओ, 35,000 की, और बैलेंस कितना बचा है? ओहो, हमें उससे क्या लेना देना? कौन सी एसेट कितने की बची है? ब्लॉक का सिस्टम है, एक घर की सब औलादे हैं, बात खत्म, झंझट खत्म करो।
अब बात समझ में आई? चलिए, अब अगर आप थोड़ा-सा एक और माइन्यूट चीज़ देखें, तो अगर मैं कहूँ 1 अप्रैल को मेरे पास एक्स और वाई था, 1 मई को मैंने एक्स बेच दिया, 80,000 की मेरे पास एसेट थी और मैंने 1 मई को 1 लाख में बेच दिया। अगर ढंग से देखो, तो 1 मई को मेरे पास तो ब्लॉक बचा ही नहीं था। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे 80,000 का ब्लॉक था, 1 लाख में बिक गया, तो ब्लॉक बचा कहाँ डेप्रिसिएशन के लिए? मई की अगर बात करोगे तो बचा ही नहीं। लेकिन हम लोग मई में थोड़ी कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट, कब करते हैं? 31 मार्च को। इसलिए इसलिए हमारे लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बेमतलब की हो गई। ये सब सोचना ही बेमतलब का होता है। इनकम टैक्स ने इतना हल्का कर दिया, लेकिन वो इतनी टेंशन दे देता है, क्योंकि चूंकि हम लोग अकाउंट्स पढ़कर आते हैं, तो हम लोग को ये सब उल्टा सीधा लगने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है, हो ये तो बड़ा इजी था, अकाउंट से तो काफी इजी था। तो हमारे पास एसेट कितने की बची? 15,000। इट मीन सर अब हम केवल 15,000 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हाँ, और 15,000 में कौन कौन सी एसेट बची? एसेट नंबर वाई और एसेट नंबर एस। एसेट नंबर वाई और एसेट नंबर एस। सर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? देखिए, जो भी बचता है एसेट, कितना बचा? सर 15,000 बच गया। सर 15,000 बच गया। अब हमारे 15,000 को दो पार्ट में तोड़ो, इसमें से न्यू एसेट अलग करो और बैलेंस अलग रखने दो। न्यू और बैलेंस जो ओपनिंग में था। न्यू कितने का था? बताओ बताओ। बताओ ना, बताओ कितने का था न्यू? अरे नहीं 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 नहीं, 15,000 का। कितने का? और ये हो गया नील। ओहो, ऐसा होगा काम? अब 35 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बचा ही केवल 15,000 है, तो सारा का सारा न्यू में ही डाल दिया। अब समझ में आई बात? कंफ्यूजन तो होगा थोड़ा बहुत, ये तो हमें मालूम है। चलो भाई, हम थोड़ी देर के लिए आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। हम अपने हिसाब से मान लेते हैं, मैंने 50,000 में एसेट को बेचा। थोड़ी देर के लिए हम अपने एजम्पशन को लेकर के चल रहे हैं। और आपके पास जो एसेट बची ना, कितने की बची मालूम है? 65,000 की। अब 65,000 की एसेट है, तो आप यहाँ लिखेंगे 65,000, यही तो आप लिखेंगे ना? अच्छा, इसमें से न्यू को अलग करेंगे और ओल्ड को। हमें मालूम है सर न्यू कितने की है। न्यू 35,000 की, तो लिख दो 35,000 की। तो बैलेंस कितने का बचा? सर 30,000। ओहो, इस पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% के हिसाब से, इस पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% के हिसाब से। लेकिन ये देखना पड़ेगा 180 दिन से कम है या ज्यादा। कौन वाली एसेट? नई या पुरानी? नई वाली। तो खैर जुलाई में है, तो पूरा है, तो छोड़ देंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन दोनों पर मिल जाएगा। लेकिन अब हमारा आंसर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 50 की जगह कितना लिखना है हमको? 1 लाख लिखना है। और यहाँ कितना बचाना है? 15,000 बचाना है। और अगर 15,000 यहाँ बचाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 15, और ये सारा का सारा न्यू में चला जाएगा, क्योंकि बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं। अब बात समझ में आई? बस वही काम कर रहे हैं। अब बचा हमारा यहाँ 1500, यहाँ आया जीरो। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया आपका 1500, दैट्स इट। और यहाँ आप लिख देंगे डेप्रिसिएशन 1500। 13,500 ये क्लोजिंग अगले साल चला जाएगा। और इसमें दो एसेट्स हैं, वाई एंड एस। चल सकते हैं आगे। ये था आपका केस नंबर सी। चलें अब डी की ओर थोड़ी बात करते हैं। धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, डी में क्या है? कहता है फर्नीचर एक्स बेचा है 10,000 में और फर्नीचर एस खरीदा है 40,000 में। ओ ओ, केवल 10,000 में बेचा। तो हम तो अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ये वाला। देखो ना, इनडायरेक्टली हम लोगों ने कर लिया था। बेचा कितने में? 10,000 में। खरीदा कितने में? डी में 40,000 में खरीदा है, तो खरीद लो 40,000 में। बचा कितना? 1,10,000। ग्रेट। अब आते हैं इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। पॉइंट नंबर 2, 1,10,000 में दो पार्ट में तोड़ दो, न्यू एंड बैलेंस।
अच्छा, न्यू कितने का था सर? हमें मालूम है 35,000 का था। तो बैलेंस कितना सर? हम एस नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, नहीं लिखना है एस और एम और पी और क्यू, छोड़ दो, न्यू लिखो। बैलेंस कितना बचा सर? 75,000, यही तो बचा। तो मैंने कितना लिखा है? अच्छा, न्यू 40,000, सॉरी 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 सॉरी, ये न्यू 40,000 है। तो हमारा बचा कितना ओल्ड वाला? 70,000। अच्छा जी, अब हमें ये देखना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 10%, 10%। क्या नई वाली एसेट 180 डेज से अधिक है? तुरंत क्वेश्चन को पढ़ो, 180 डेज से अधिक है कि नहीं? वो 1 जुलाई को है। हाँ सर, मान लेंगे जब खरीदी पुट टू यूज हो गई, मान लेंगे क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो ठीक है, इस पर पूरे साल भर का निकलेगा 100%, और इस पर भी पूरे साल भर का निकलेगा 100%। लिखना बेकार है। चलो, कितना आ गया? 4,000 एंड 7,000। टोटल कितना? 11,000। बहुत ही बढ़िया। कितना आ गया? 99,000। ये हो गया केस डी। इसको आप तुरंत नोट करें। चलिए, केस ई की बात करते हैं एंड केस एफ की बात करते हैं। चले, चलिए, केस ई में क्या बोलता है? अरे अरे सर, शुरू में तो वही बोला, 80,000 की हमारी ब्लॉक थी, 10% वाला तो हमने यहाँ ले लिया, 80,000 10% वाला। ठीक है, चाहे केस ई हो चाहे केस एफ हो। अच्छा जी, केस ई में क्या बोल रहा था? एक्स को बेचा है 10,000 में और फर्नीचर एस को खरीदा है 40,000 में। सर सेम है, जरा देखते हैं। खरीदा है 40,000 में, बेचा है 10,000 में, तो हमारे पास वैल्यू कितने की बची? 1,10,000। और इस पर लिखेंगे 3 नंबर, और 1,10,000 पर चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, और इसको दो पार्ट में ले जाएंगे, न्यू एंड ओल्ड, या बैलेंस। अच्छा, न्यू कितना सर? 40,000। बैलेंस कितना? ये ओल्ड वाला 70,000। दोनों पर 10%। और जब न्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात आएगी तो तुरंत दिमाग क्लिक करना चाहिए, किस पर? 180 डेज यहाँ नहीं है। क्या है? अच्छा अच्छा, पहले ही देख लिया, ओड़ी उड़ी बाबा, ये 11th ऑफ नवंबर को खरीदी, तो नवंबर में आपके 20 दिन, 4 महीने में 120, टोटल 140 डेज के, दो चार दिन 5 दिन कम ज्यादा, यानी 180 नहीं हुआ। इसका मतलब ये लेस देन 180 डेज है। तो इसका कितना ले लें? 50%। बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 2,000, और ये हो जाएगा 7,000। टोटल कितना हो गया? 9,000। दैट्स इट। बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये हो जाएगा 9,000, 1,01,000। दिस इज योर आंसर ऑफ ई। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब बात करेंगे एफ की। एफ में क्या दिया है? फर्नीचर एक्स को बेचा है 2 लाख में। कितने में? 2 लाख में। और खरीदा कब है एस को? 40,000 में, 11 नवंबर में। तो खरीदा है 40,000 में और बेचा कितने में? अरे अरे, यहां मैं क्या लिखूं? ये तो क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पहले भी, पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जब ये नील आएगा, इसका मतलब माइनस में नहीं लिखना है। हमारी कोई एक एसेट सब पे भारी है, पूरे ब्लॉक पर भारी है, तो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। अच्छा जी, ये वाला सेल कंसिडरेशन कितने में था? 2 लाख का।
और ब्लॉक कितने का था जरा दोनों को ऐड करके बताओ। सर 1,20,000। बहुत ही बढ़िया। टोटल कितना आया बैलेंस? 80,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया आपका। हाँ हाँ हाँ, ये अंडर सेक्शन 50। ग्रेट। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बाबू देखिए, एक मैं बात बता दूं। जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं ना, तो केवल पढ़ने के लिए मत पढ़िए, चाहे टैक्स पढ़े, चाहे जीएसटी पढ़े, चाहे लॉ पढ़े। जब आप किसी चीज को सेक्शन वाइज दिमाग में, हम ये नहीं कहते सेक्शन को रट्टाफिकेशन में ले जाओ। सेक्शन को जब आप बार बार ढंग से देखेंगे ना, तो वो चीज यहाँ पर कहीं छप जाती है। तो सेक्शन 50 जब आपने बोला ना, हमें खुशी मिली कि जब आप अपने सीए से, अपने सीनियर से, अपने क्लाइंट से बात करेंगे, तो उस समय जब आपके मुंह से निकलेगा अरे यार सेक्शन 32 के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालो ना, अरे यार सेक्शन 43(1) के हिसाब से कैपिटल एक्चुअल कॉस्ट निकालो ना, अरे 50 के हिसाब से शॉर्ट टर्म निकाल। उसका इंपॉर्टेंस, उसका एक लॉजिक अलग होता है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, इस तरह से जब हम लोग बात करते हैं ना, तो उसका मजा ही कुछ और आएगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग मिलता है। तो हम ये नहीं कहते कि रट्टा मारिए, चीजों को बहुत ध्यान से और ढंग से और समझते हुए, तल्लीन होकर, बिल्कुल मेडिटेट करते हुए पढ़िए। मेडिटेशन का मतलब वो नहीं जो केवल आप जानते हैं। जब पढ़ाई करते हैं तो भी मेडिटेशन पॉसिबल है। जब आप पढ़ाई करते करते भी मेडिटेशन कर सकते हो, उसके लिए कोई अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका सेक्शन 50 के हिसाब से। चलिए अब हम बात करते हैं, जी की बात करते हैं। फर्नीचर एक्स है और फर्नीचर वाई, दोनों को सेल किया है 10,000 और 35,000 में, दोनों को। अरे दो ही तो एसेट थी हमारे पास, एक एक्स थी और एक वाई थी, दोनों को बेच दिया, वो भी नवंबर में। लेकिन एक फर्नीचर खरीद लिया, कितने का? 5,000 का। उड़ी बाबा। हो सकता है ब्लॉक बच गया हो और हो सकता है ब्लॉक ना बचा हो। देखते हैं, केस एच की बात करते हैं। चलिए, केस जी में क्या था? 80,000 की ही एसेट थी मेरे पास और कहता है दोनों को बेच दिया, एक्स और वाई दोनों को बेच दिया। कितने में बेच दिया ये देखो। अच्छा, जी करना था, सॉरी। दोनों को 10,000 और 35,000 में बेच दिया, यही तो है। जी कहता है 10 और 35 दोनों को बेच दिया, तो खरीदा तो कुछ नहीं, तो 45,000 में दोनों को बेच दिया। अच्छा, 80,000 में 45,000 में बेचा, तो मेरे पास ब्लॉक कितने का बचा? अरे कहाँ बचा भाई? कोई 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 एसेट है ही नहीं मेरे पास, तो ब्लॉक डेप्रिसिएशन किस पर लगाओगे? जब मेरे पास अब तक ये था कि एसेट बच जा रही थी और ब्लॉक नहीं बच रहा था, तो भी हमारा सेक्शन 50। एक एसेट सब पर भारी थी, एक एसेट जो बिक रही थी पूरे ब्लॉक पर भारी थी, तो सेक्शन 50। अब जब सब एसेट ही निकाल दिया आपने, तो डेप्रिसिएशन काहे पर? तो कहा गया लिल। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस लिल। अब फिर अब लिल आ गया, तो इसका मतलब हमें फिर कहां जाना पड़ेगा? सेक्शन 50 पे। सेक्शन 50 पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और सेक्शन 50 ने केवल दो पॉइंट बताए हैं। पहला, किसी एक या दो या ज्यादा एसेट्स को आप पूरे ब्लॉक से ज्यादा पर अगर आप ट्रांसफर कर दो तो, या सारी एसेट बेच दो, 0 पर भी बेच दो, 10 पर बेच दो, कितने पर बेचो कोई मतलब नहीं। जब ब्लॉक में कुछ बचा ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालो ना। जरा देखो, 45,000 में हमने बेचा था और हमारा ब्लॉक कितने का था? टोटल 80,000 का था। तो 80,000 माइनस कर दो। अरे ये तो लॉस हो गया, कितने का? 35,000। ग्रेट। ये हमारा निगेटिव है, लेकिन हम इसको हमेशा लिखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
लॉस लिखना नहीं चाहिए, वो निगेटिव मतलब लॉस हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन लिखने वाले लिखते हैं, हम भी लिख देते हैं। चलिए, ये हो गया जी का केस खत्म। अब जरा एच की बात करते हैं। जी तो बहुत आसान था जी। अब एच की बात करते हैं। एच कहता है हमने फर्नीचर एक्स और वाई दोनों बेच दिया। कितने में बेचा? उतने में ही बेचा जो पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन हमने एक एसेट खरीद ली। कौन सी? टी। कितने में? 5,000 में। ठीक है। हमारे पास ब्लॉक था 80,000 का। हमारे पास ब्लॉक था 80,000 का। एक और एसेट खरीदी कितने की? 5,000 की। ये एक्स था, ये वाई था और ये टी था। एक्स और वाई दोनों बेच दिया हमने 35,000 में, 45,000 में ना। 45 देख लेते हैं एच में। 45,000 में। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80,000 का ब्लॉक था, एक और एसेट आ गई 5,000, टोटल हो गया 85,000, निकल गई 45, बचा कितना? 40। हाँ हाँ, टी नहीं बचा। ब्लॉक कितने का बचा? 40,000 का बचा। अब आते हैं, थोड़ा उल्टा बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, कितने का है ये? 40,000। ओके। ओके। अब अगर बात करें 40,000 की, तो इसमें निकालो न्यू। न्यू कितने का था? उड़ी बाबा, 5,000 का। और बैलेंस कितने का था? मैंने ओल्ड इसीलिए वर्ड मना किया, ओल्ड मत लिखना जल्दी, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि बैलेंस हम लिखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ओल्ड एसेट तो हमारे पास है ही नहीं इस समय। लेकिन बावजूद ब्लॉक जिंदा है। सोचो, केवल 5,000 की एसेट आने से अब उस एसेट की कीमत, टी की कीमत 40,000 के बराबर हो गई। अकेले आया वो 5,000 का, लेकिन अब टोटल वैल्यू कितनी कैरी कर रहा है वो? 40,000। किस लिए? डेप्रिसिएशन के लिए। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, इस पर भी 10% डेप्रिसिएशन, इस पर भी। ये एसेट है नहीं पुरानी वाली, तो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उस पर डेप्रिसिएशन लो चाहे पीएल में लिख लो, तो गवर्नमेंट का डेप्रिसिएशन ही ले लेना, क्योंकि हम अलाउंसेस की तरह आपको बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा, जो नई एसेट खरीदी वो कब खरीदी जरा देखो। ये 11th ऑफ नवंबर को बेची है, खरीदी जुलाई में है। जुलाई में खरीदी है, ओ ओ, 180 डेज से अधिक है। तो सोचने का नको। 500 एंड 3,500, टोटल आ गया 4,000। देखो, एसेट नहीं है तो भी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल रहा है। सोचो, 2-3 दिन मत सोचना, लेकिन सोचो जरूर। कितना आया? 30। ना 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 ना, अगर 180 डेज नहीं होते तो इसका 50% कर लेते, बस इतना ही होता। आप दिमाग में ये क्यों बैठा रहे हो कि मेरे पास एक एसेट है, दो एसेट है, तीन एसेट है, या एक ही एसेट 5,000 की है, बाकी पुरानी तो है ही नहीं। ये सब दिमाग से कचरा निकालना है। अब ब्लॉक ऑफ सिस्टम का मेथड चल रहा है। न्यू और बैलेंस मैंने लिखा है। मैंने यहाँ न्यू का मतलब न्यू डब्ल्यूडीवी और बैलेंस डब्ल्यूडीवी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझे आप? मैं फिर बोल रहा हूं, हमें नंबर ऑफ एसेट्स पर नहीं जाना। हमें इतना मतलब है, बैलेंस कितना बचा? 40,000। इट मींस आई एम entitled to get the benefit of depreciation of rupees 40,000 now in the rest of the life of the asset. Yes, we can get it, but yes, we know very well that we have a new asset of rupees only 5,000. If the put to use is less than 180 days, then we will get the 50% thereof, and on the rest of the asset we will get the complete depreciation, irrespective of the fact whether actually the asset is available with us or not. अच्छा, चलो मैं इसी को थोड़ा दूसरा घुमा करके बताऊं, शायद दिमाग में थोड़ा और दिमाग के तार हिलेंगे। मैं एक केस अपने मन से बनाता हूं यहां पर, ठीक है ना? उसको मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, कंसेप्ट समझाने के लिए। यहां पर एक केस ये के बाद में बता दे रहा हूं। मेरे पास दो एसेट्स हैं 80,000 की। अच्छा, मैंने एक एसेट और खरीदी 5,000 की। ये एसेट थी एक्स वाई और ये है टी। एक चुट्टा आया रात में और वो एक्स और वाई उठा ले गया। ये था 1 अप्रैल का केस। ये मैंने, चोरी हो गई एसेट जानते हैं कब? मई में। तो 1 मई को चोर आया, चोरी करके ले गया। क्या बात है! ये चोर चोरी करके ले गया, जानते हो कितना का? कुछ नहीं। कौन ले गया? चोर। अच्छा, अब मेरे पास कुछ बचा क्या एसेट में?
नहीं, अगर 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 इसके बाद कोई ट्रीटमेंट ना होता, अगर इसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मींस ट्रीटमेंट इन द सेंस कोई नई एसेट हमने नहीं खरीदी होती, तो बताओ इस पर आगे डेप्रिसिएशन मिलेगा या हम इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मान लें? क्योंकि ब्लॉक में हमारे पास एसेट है ही नहीं। कॉमन सेंस की बात है, ब्लॉक में तो एसेट है ही नहीं, तो इसको शॉर्ट टर्म में ले जाओ। अब बात समझ में आई? लेकिन अगर मैंने इसमें एक एसेट जोड़ दी, एसेट टी, वो भी 1 अगस्त 2021 को, कितने की? 5,000 की। कितने की? 5,000 की। अब मेरा ब्लॉक कितने का बच गया? अरे कितने का ब्लॉक बच गया? तो डेप्रिसिएशन कितने पर मिलेगा? ये सही बोल रहा है क्या? अरे दोनों एसेट मेरे पास नहीं है, वो चट्टे के पास हैं, और 5,000 की एसेट मेरे पास है। बिल्कुल ठीक है। सोचो ना कितने बिना सिर पैर की बात है। ऐसे ब्लॉक जिंदा है तो लो डेप्रिसिएशन, मेरे पास नहीं है एसेट, वो चोट्टा अपने घर पे यूज कर रहा है, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन का फायदा हम ले रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नॉर्मल अकाउंटिंग लेते तो 80,000 वैसे भी आप कहाँ ले जाते? पीएल अकाउंट में ले जाते। आप 80,000 वैसे भी पीएल अकाउंट में ले जाते, फिर 5,000 का डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते, वो भी पीएल में जाता। आपको वैसे हम 85,000 धीरे धीरे करके पीएल में दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों मेथड से, मेरी बात समझना। अल्टीमेटली द इम्पैक्ट इज सेम। अल्टीमेटली द इम्पैक्ट इज सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात समझ में आई? तो आप लोग पहले तो दिमाग से ये निकालो कि कौन सी एसेट बची है, कितने की खरीदी, वो दिमाग से निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने कहा था 2-4 क्वेश्चन लगता है लॉजिक दिमाग में एंटर करने में, और अब आप लोगों के दिमाग में ये चीजें अब एंटर कर रही होंगी कि ठीक है हमको उसको लेना देना नहीं है। 2-3 केवल पॉइंट दिमाग में सेट कर लेना है कि सारी एसेट बिक गई तो हमारा शॉर्ट टर्म निकलेगा। एक एसेट, दो एसेट बिकी जो पूरे ब्लॉक पर भारी है तो शॉर्ट टर्म निकलेगा। बाकी सारे केसेस में अगर ब्लॉक जिंदा है तो भैया उस पर डेप्रिसिएशन दे दो। न्यू न्यू बैलेंस करते हुए। अब क्लियर है? जी। आते हैं केस आई पर। ओके। आई कहता है कि हमारे पास ओपनिंग तो 80,000 है ही, 40,000 का और खरीद लिया, और उसको हमने नवंबर में पुट टू यूज किया है। उड़ी बाबा, 80,000 की एसेट थी, 40,000 को खरीदा है। 80,000 की एसेट थी, 40,000 में खरीदा है, बेचा कुछ भी नहीं है, तो टोटल वैल्यू ब्लॉक का हो गया 1,20,000, और ये निकलेगा पॉइंट नंबर 5। कैसे निकलेगा? कितने की एसेट थी भाई? टोटल ब्लॉक कितने का था? एक 20, ये है ना, एक 20। अब जरा इसमें 80 नया, 80 पुराना और 40 नया, एक 20 में ये न्यू और ये बैलेंस। अच्छा एक बात बताओ, न्यू कितने का था? 40। और बैलेंस कितने का बचा? चलो बैलेंस ओपनिंग है तो हमें मालूम है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 10% निकलेगा। अगर न्यू है तो क्या 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है? खरीदा तो 200 दिन के पहले था, जुलाई में, लेकिन पुट टू यूज नवंबर में हुआ है। बहुत बढ़िया, 180 डेज से कम है, तो इसका 10% का आधा ले लेंगे। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। 10,000। चलिए, तो कहने का मतलब ये हुआ कि कितना आ गया? 10,000। हमने यहां पर लिख दिया 10,000। कितना बचा? दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। हो गया केस जी भी खत्म, आई भी खत्म हो गया। सोचो कितना आगे हम लोग बढ़ गए, केस आई भी निकल गया। ओके। जे की बात करते हैं। फर्नीचर क्यू को खरीदा है, क्यों नहीं खरीदा, क्यों खरीदा है 1 जुलाई को, पुट टू यूज किया 1 नवंबर 22 को। मेरी बात ढंग से समझे। नवंबर 21 का मतलब होता है कि
खरीदा खरीदा पिछले साल 2021 में, परचेज कब किया और पुट टू यूज कब किया है? 21-22, यानी इस साल जो हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी बात ढंग से समझेंगे। किताब ने जो किया है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। मैं इसका एक अदर ऑप्शन आपको बताऊंगा। हमारे पास 80,000 का बैलेंस था, बिल्कुल दिमाग खोल करके 80,000 मेरे पास था। हाँ सर। और हमारे पास एक एसेट थी जो मैंने इस साल नहीं खरीदी है। ओ मैंने कब खरीदी? पिछले साल। तो पिछले साल के ब्लॉक पे शामिल हो गया होगा या नहीं? हैं? पिछले साल। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कोई। हाँ बोलिए। जे कर रहे हैं ना हम लोग, क्या कर रहे हैं? आगे आ गए हम लोग। अच्छा, जे छूट गया, ओके ग्रेट। चलो चलो, छोड़ दो, जे देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। फर्नीचर एक छूट गया था केस। फर्नीचर क्यू है 50,000 का और पुट टू यूज है 1 नवंबर को। ठीक है, इसी साल खरीदा, इसी साल पुट टू यूज है। तो नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, ठीक है ना? ये 180 दिन से कम है ना? अरे हाँ सर, ये इस साल का नहीं है। ये तो प्रीवियस ईयर 22-23 की बात कर रहा है। इस साल तो हमने पुट टू यूज किया ही नहीं। इस साल खरीद लिया। देखो ना, इस साल 21-22 में खरीद लिया। कितने का? 50,000 का। कितने का? 50,000 का। अब बताओ, इसको हम यहाँ लिखें या ना लिखें? पहले तो ये बताओ, यहाँ 50,000 लिखें या ना लिखें? क्योंकि पुट टू यूज इस साल हुआ ही नहीं है। लिख नहीं लेते हैं, एहसान नहीं करते हैं, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। हाँ, फॉर्मेट में क्या लिखा है आप लोग खुद पढ़ें। जिस इस साल खरीदा है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट को यहाँ लिख दो। तो क्या हम लोगों ने इस साल खरीदा है? हाँ। तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट को लिख दिया। ठीक तो है? गलत क्या है? बिल्कुल ठीक है, बल्ले बल्ले। अच्छा जी, बेचा कुछ नहीं है, तो टोटल कितना हो गया? सर तो आपने इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया इस लाइन को? अरे, वो अगले क्वेश्चन में काम आएगा, के में। ठीक है। 1,30,000। अब जरा देखते हैं इस पर डेप्रिसिएशन कितना। सर इस पर ना पुट टू यूज पूरे 1 जुलाई को ही खरीदा, 1 नवंबर को पुट टू यूज किया है ना? 1 नवंबर को पुट टू यूज किया है ना? कब किया है सर? इस साल किया ही नहीं है। इस साल किया ही नहीं है, तो 1,30,000 पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ढंग से देखें। न्यू एंड बैलेंस। न्यू कितना है सर? 40,000। न्यू 40,000 है। न्यू कितना है? 50,000। चलिए, न्यू है 50,000 और बैलेंस कितना बचा? 80,000। अच्छा, बैलेंस पर तो हम लोगों में से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमें मालूम है ये एसेट चूंकि पुट टू यूज नहीं है, तो इस पर हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब बात समझ में आई? इस साल पुट टू यूज नहीं है, सेट नहीं लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 8,000। दे दो 8,000, बिल्कुल ठीक है। अरे वाह रे वाह। जिस साल मान लो अगले साल एक भी दिन पुट टू यूज हो जाएगा ना, अगले साल अगर एक भी दिन पुट टू यूज हो जाएगा किसी भी समय लास्ट में भी, तो भी वी विल गेट द इंटायर डेप्रिसिएशन ऑन दैट। क्योंकि वो रूल तो कहता है एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 दिन से कम इस साल। जिस साल एक्वायर उसी दिन पुट टू यूज 180 दिन से कम। इसका मतलब बाकी जगहों पर वो रूल नहीं अप्लाई होगा। चलिए, केस नंबर के की बात करते हैं। आएगा, वो भी आएगा, देखेंगे। अगर नहीं मालूम तो टेंशन ना लें। फर्नीचर आर परचेज किया है 30,000 का, पुट टू यूज किया है 11 नवंबर। सोचो, ये परचेज किया है लास्ट ईयर, परचेज किया है, और पुट टू यूज कब किया है? तो हम क्या मान लें, फर्नीचर आर को पिछले साल शामिल कर लिया होगा या नहीं? ऐसे कैसे कर लिया होगा? तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हो। कहाँ किया? ये कहाँ लिखा है? कितनी एसेट्स थी? कहाँ किया है इसमें? हमको ये बताओ। हाँ, अगर देखो,
अगर यहाँ केवल क्वेश्चन में लिखा रहता ओपनिंग ब्लॉक ऑफ एसेट इज 80,000, अगर केवल इतना लिखा होता तब हम कुछ भी मान सकते थे, पिछले साल शामिल किया है मान लेते, नहीं किया है मान लेते। लेकिन जब क्लियरली हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, केवल एक्स और वाई दो हैं, तो इसका मतलब आर जो परचेस किया था पिछले साल के ब्लॉक में उसने शामिल नहीं किया। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है ही नहीं। तो हमारे पास ओपनिंग बिल्कुल ठीक है, इस साल ऐड कर देंगे, बहुत बढ़िया। इस साल ऐड करेंगे क्योंकि एसेट को तो ऐड करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। तो बताओ, पिछले साल खरीदा था लेकिन हम इस साल ऐड करने जा रहे हैं, मेरी बात ढंग से समझे, कितने से? 30,000 से। कितने से? 30,000 से इस साल ऐड करने जा रहे हैं, तो ऐड कर दो इस साल। और बेचा कितना? कुछ भी नहीं। तो बचा कितना टोटल? 1,10,000। तो सर इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ। 80,000 और 30,000 दिख रहा होगा, ये सेवेंथ नंबर 1,10,000। इसको दो पार्ट में ले जाओ, न्यू एंड बैलेंस। 80,000 का बैलेंस है, 30,000 का न्यू बोल सकते हो, न्यू क्योंकि फर्स्ट टाइम ये यहां पर ब्लॉक में आ रहा है। 180 दिन से कम है ना? ये पुरानी है, खरीदा तो पिछले ही साल था, पुट टू यूज इस साल है। तो मैंने कहा था हाँ, अरे 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 अरे, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। इसमें 180 दिन नहीं देखना क्योंकि खरीदा कभी और, पुट टू यूज कभी और, तो उसमें वो 180 दिन वाला सिस्टम मत देखने लगना। ये 3,000 और ये 8,000, टोटल हो गया 11,000। तो यहां लिख देंगे आप 11,000, बहुत ही बढ़िया। 99,000। केस के बाद आ जाएंगे लास्ट के तीन केस और बचे। चलिए, अच्छा चार केस बचे, एल की बात करते हैं। एल में क्या लिखा है? फर्नीचर एस परचेज्ड है 10,000 का और पुट टू यूज है 21 का, 21 में 180 दिन से कम, हाँ या ना? और एक्स और वाई दोनों बेच दिए गए 10,000 और 6,000 में, दोनों बेच दिए गए 10,000 और 6,000 में। तो हमारे पास एक्स और वाई 10,000 6,000 16,000 में बेचा गया, 10,000 का आया है। 80,000 था हमारे पास बैलेंस, 16,000 में बिक गया ये दोनों एसेट, और 10,000 में एक नई एसेट आ गई। टोटल कितना हुआ सर? 674 आ गया। अच्छा, अब इस पर डेप्रिसिएशन की बात आएगी 74,000 में। तो हम लोग देखेंगे न्यू और ओल्ड की बात करेंगे। अच्छा, न्यू कितने का था सर? केवल 10,000 का था। ओ ओ, इसका मतलब बाकी जो बचा ऑटोमेटिकली बैलेंस में चला जाएगा। और बैलेंस के बारे में हम लोग सोचते नहीं है, सीधे सीधे 10%, चाहे कोई भी केस हो। अच्छा, अब न्यू आया 10,000 का, न्यू आया 10,000 का। तो न्यू में हम देखेंगे केस नंबर कौन है? एल। जरा देखें क्या लिखा है। 1 नवंबर को पुट टू यूज किया है, 180 दिन से कम है। और जब 180 दिन से कम होता है ना, तो वहां पर सीधे 10% का आधा ले लेते हैं। कितना आ जाएगा? 500। और ये कितना हो जाएगा? 6,400। टोटल कितना हो गया? 6,900। तो हम लोग यहाँ पर बेनिफिट ले लेंगे 6,900। अच्छा, कितना बचा? 67,100।
ठीक है, चलें आगे। खत्म खत्म होने वाला है बाबू, चिंता मत करो। एम एम देखते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मुझे मालूम है। टेंशन भी देता है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो टेंशन देता है। कई लोगों का बीपी नीचे ऊपर करता है शुरू में कि ये क्या कर रहे हैं सर, लेकिन धीरे 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 वो कैच करना शुरू कर देते हैं। फर्नीचर आर को परचेस कर दिया 30,000 में, 1 जुलाई में खरीदा है और उसी को बेच दिया 40,000 में 11 नवंबर को। सोचो, जिसको खरीदा उसी को बेच दिया, जिसको खरीदा उसी को बेच दिया। चलिए, तो फर्नीचर आर को खरीदा 30,000 और बेचा है 40,000 में। खरीदा कितने में, बेचा कितने में, बचा कितना? अब आते हैं, नहीं अभी हमको पूरा करने दें। बिल्कुल 2 मिनट पेशेंसफुली सुनेंगे, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और नॉलेज दूंगा अलग से। 30 में बाई किया, ऐड कर लो। 40,000 में बेचा, माइनस कर लो। बचा कितना? 70,000। पॉइंट नंबर 9। सिंपल था। 70,000। न्यू कितना, ओल्ड कितना? न्यू कितना? कुछ नहीं। ओल्ड कितना? 70,000। अच्छा जी, जब न्यू है ही नहीं तो आप डेप्रिसिएशन कहाँ लगाएंगे? जब न्यू है ही नहीं मेरे पास तो डेप्रिसिएशन कहाँ से? जो खरीदा था वो तो ब्लॉक में है ही नहीं, चला गया, बाहर से आया, एसेट बाहर से चला गया। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इसका मैं एक अल्टरनेटिव यूज भी बताऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब सीधे सीधे 10% हो गया। हाँ सर, तो ये हो जाएगा 7,000। बिल्कुल ठीक है सर, ये आ गया आपका 7,000। सर इसका अल्टरनेटिव क्या है? मैं बच्चों को बोलता हूं, आप एक नोट लिख दिया कीजिए। If any asset is acquired during the previous year and transferred during the same previous year, या आप कह सकते हैं if any asset is transferred during the year in which it was acquired, then in that case that asset would not be the form part of the block of asset. ब्लॉक ऑफ एसेट का तो वो हिस्सा बनी ही नहीं, वो एसेट बाहर से आई। मेरी बात ढंग से, वो एसेट आई और बाहर से ही चली गई, वो ब्लॉक में तो लो ही मत। ये दूसरा ऑप्शन आप ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? और उस पर सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो। 30,000 की एसेट आई, 40 में गई, 10,000 का सीधे सीधे शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट आ गया। इस केस में अगर मैं होता तो मैं ऐसा करता। लेकिन हाँ, बुक्स ने थोड़ा और भी डिफरेंट ऑप्शन जो मैंने किया है वो अडॉप्ट किया हुआ है कि भैया पहले एसेट आई तो उसको ऐड कर लो, फिर बेच दिए हो तो उसको माइनस कर दो। पहले तो उसको ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा बनाओ, फिर उसको निकालो। क्योंकि एसेट एक्वायर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये सेंटेंस भी होल्ड गुड। तो सेम अगर बढ़िया सेंटेंस है या पूरा कवर करता है कंडीशन, तो पहले ऐड करो, फिर उसको सेल कर दो, कोई ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस सिचुएशन इज ऑल्सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 80,000 था, 30,000 का खरीदा, 40,000 में बेचा, जो एसेट आई वो चली गई, तो बाकी जो बचा वो बैलेंस वाले में ही से ही बचा। 70,000 उस पर हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। सो सिंपल। चल सकते हैं आगे? चल सकते हैं कि किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ लें, कोई टेंशन नहीं लेने का। लास्ट होने वाला है हम लोग का केस नंबर n, उसके बाद लास्ट। चलिए, जिसको नहीं समझ में आएगा लास्ट में हम फिर उनके साथ बैठ जाएंगे, टेंशन ना लें। सोल्ड फर्नीचर एक्स एंड वाई 95,000। फर्नीचर बेचा दोनों का 95,000 और परचेज किया फर्नीचर आर 30,000 का, वो भी नवंबर में बाई किया है, लास्ट में बाई किया, 180 दिन से कम है। तो 30,000 में बाई किया है, 95,000 में सेल किया है। तो 30,000 में बाई किया है और 95,000 में सेल किया है। तो बचा कितना? 15,000, केवल 15,000 बचा। तो ये 15,000 कौन वाला बचा होगा? न्यू वाला। कौन वाला? तो न्यू वाला, बिल्कुल ठीक है, न्यू वाला बचा होगा। ओल्ड वाले में से तो कुछ नहीं बचा। और न्यू वाला जो बाई किया है वो 180 दिन से कम है, क्वेश्चन पढ़ते समय ही मैंने बता दिया। तो 10% का हाफ ले लेंगे, 50%। ये आ जाएगा 750 और इधर हो जाएगा 0। टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 750। ये हो गया 750।
कोई दिक्कत है इसमें? चलिए लास्ट केस क्या कहता है हम उसकी बात करते हैं। सोल्ड फर्नीचर एक्स 90,000 में, ठीक है, और फॉलोइंग फर्नीचर पुट टू यूज किया है। अगर अगर ऊपर एक्स वाई नहीं लिखा रहता, अगर एक्स वाई 80,000 नहीं लिखा रहता, तो हम क्या मान लेते? ये सारे फर्नीचर उसमें शामिल हैं या नहीं है? हाँ, ऐसे कैसे मान लेंगे? ना 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 ना, अब वैल्यू देखो। पहले तो आप म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट म्यूट करिए। वैल्यू देखो। अरे, फर्नीचर ए इस साल पुट टू यूज हो रहा है जिसकी वैल्यू 30,000 है। फर्नीचर बी भी इस साल पुट टू यूज हो रहा है जिसकी वैल्यू, अच्छा नहीं, उल्टा मैं बोल रहा हूँ। ये फर्नीचर ए 18 दिसंबर को पुट टू यूज हो रहा है, ठीक है, इसी साल पुट टू यूज हो रहा है, उसी साल खरीदा है। इसी साल खरीद कर इस साल पुट टू यूज सोचना ही नहीं है, कर देंगे ऐड। अच्छा, इस साल खरीदा, अगले साल नहीं, ये भी इसी साल पुट टू यूज है। 80,000 तो यहीं पर हो गया। अच्छा जी, 60,000 का 20 में खरीदा, 21 में पुट टू यूज किया है। ये क्वेश्चन मार्क लगा सकता था, ये ब्लॉक में शामिल है या नहीं, तो इसको हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हो सकता है उस 80,000 में शामिल होता अगर वहां एक्स और वाई ना लिखा होता। ऊपर अगर ये एक्स वाई ना लिखा होता, तो हमारे पास एक ऑप्शन था, हम मान लेते कि ये 60,000 उस ऊपर शामिल है। आप लोग जैसे बोल रहे हैं, मान लेते शामिल है। अच्छा, अगर ये 10,000 भी इस साल आ रहा है, तो 70,000 यही हो गया। ये 20,000 मार्च 22 को खरीदा है और अप्रैल 22 में जा रहा है, तो खैर इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा। अब आपके पास दो क्वेश्चन मार्क बचे, तो आपके ऑप्शन के ऊपर है अगर एक्स वाई नहीं दिया होता। लेकिन अगर मान लो यहां 30,000 दिया होता ये, तो हम केवल एक ही चीज मानते कि ऊपर जो 80,000 दिया है ना, अगर उसमें शामिल होता ना, तो 90,000 तो अकेले ये दोनों हो गया। मेरी बात समझ में आई? तो उस केस में हम नहीं ही शामिल मानते। सोचने वाली नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन अगर ये केवल 60,000 और 10,000 है, तो ऑप्शन आ जाता है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, उस समय जो मानो। लेकिन हम लोग अपने नॉर्मल फंडा के हिसाब से ही चलेंगे। ऊपर एक्स और वाई दिया है, इसका मतलब बाकी एसेट शामिल नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम 80,000 को लिखते हैं। लास्ट केस है, बिल्कुल इत्मीनान से। बहुत ज्यादा हो गया ये केस। ओ, 80,000 था। अब एक एक करके बिल्कुल इत्मीनान से जरा ढंग से देखें। फर्नीचर ए दिसंबर में इसी साल खरीदा गया, दिसंबर में ही पुट टू यूज कर लिया गया, कितने का? 30,000। तो हम यहां पर लिख देंगे 30,000 ए के बारे में। यहां लिख देंगे 30,000 ए। ये था आपका एक्स एंड वाई। अच्छा जी, बी की बात करते हैं। बी खरीदा है अगस्त 21 को इस साल, ठीक है, और फरवरी 22 को इसी साल पुट टू यूज कर लिया गया। लेकिन 180 दिन से ये भी कम पुट टू यूज है। 180 दिन से ये भी पुट टू यूज कम है, दिख रहा है ना? अच्छा, कितना है? 50,000। दोनों लेस देन 180 डेज है। अच्छा, आगे क्या दिया है? फर्नीचर जेड है, जो 20 में खरीदा था पिछले साल, और इस साल अप्रैल में यूज हुआ है 60,000 का। जेड तो एक दिन भी यूज हुआ होगा तो पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस पर, 60,000 का, बोलो ना। चलिए, कहता है फर्नीचर पी है 10,000 का 20 में, और इस साल 180 दिन से कम पुट टू यूज किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। खरीदा पिछले साल था, पुट टू यूज इस साल किया गया, भले एक दिन भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने का? 10,000 का पी। तो पूरा डेप्रिसिएशन दे देंगे इस पर। अच्छा, लास्ट क्या बोलता है? 31 मार्च को खरीदा है और पुट टू यूज किया है 1 अप्रैल को। क्या हम इसको ऐड कर दें? आपको क्या लगता है?
हाँ सर, ऐड कर दीजिए, उस सेंटेंस के हिसाब से ऐड कर दिए हम। नेक्स्ट ईयर जब पुट टू यूज़ करेंगे ना, तो फिर ऐड नहीं करेंगे, केवल हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएँगे। सर एक काम करिए, जैसे बाकियों को इसने छोड़ रखा है, उस साल ऐड कर रहा है, जिस साल पुट टू यूज़, हम भी वही करेंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, दैट इज़ अप टू यू। चलिए हम इसको शामिल नहीं करते हैं, बोलो कर दें या हटा दें? चलिए, आपके ऑप्शन के ऊपर है। आप जो कह दें हम कर दे रहे हैं 20,000, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करेंगे। नो डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई? क्योंकि इस साल पुट टू यूज़ नहीं हुआ है। अच्छा जी। अब आते हैं, कितना हो गया टोटल वैल्यू बता सकते हो? टोटल काउंट करके बता सकते हो? 160, 220, 2 450। आ रहा है क्या इतना? आ रहा है। 250 में आप 2 पार्ट ले लो, न्यू और ओल्ड। तो न्यू वाले में ज़रा ढंग से देना, 180 180 डेज़ से कम वाले 80,000 हैं। उसको यहाँ लिख दो 80,000, और बाकी लिख दो 20,000 पर, यहाँ लिख दो नो डेप्रिसिएशन। बोलो ना। तो 1 लाख तो निकल गया, बचा कितना अब केवल 150। दैट्स इट, हो गया 2.5 लाख पूरा। देख लो। बाबू आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है? मनी पेबल है क्या कुछ? कहाँ पे है? अरे वाह! एक 90,000 का मनी पेबल है 11th ऑफ जुलाई को। ठीक है भाई, ग्रेट, बहुत बढ़िया। 90,000 का मनी पेबल है सर, वो तो आप छोड़ दे रहे हैं। चलिए, अब कितना आया? 160। 160 में 80,000 इधर, 20,000 इधर, बचा कितना? जो बचा कुचा वो इधर। अब बात समझ में आई? चलिए, इस पर करेंगे 10% का आधा, इस पर करेंगे 10%, इस पर करेंगे 0। बताइए कितना हो गया? 4,000, 6,000, 0। टोटल आ गया 10,000। यहाँ आप लिख देंगे 10,000। 1,50,000, दैट्स इट। ये था आपका पूरा का पूरा केस। अच्छा, बहुत ज्यादा हो गया, ये दिख रहा है? अब हमें बताइए, इसमें से किसी केस में किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बता सकता है। एन वाले में, ये इसकी बात कर रहे हैं आप बाबू? अच्छा, 30,000 में खरीदा और 40,000 में बेच दिया। आप क्या चाहते हैं बताइए? आप जो बताइए, पहले तो आपकी मैं सुन लूं। बाबू देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कंसेप्ट। if any asset is acquired and transferred during the same previous year, then it should not be form part of block of asset। ये लाइन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको याद रहे तो। आप इसको लिखिए ही मत यहाँ पर। कोई एसेट आई ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा बने ही नहीं, क्योंकि वो बाहर से ही बाहर निकल गई। क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट कब बनता है, मैंने पहले भी बताया, एट द एंड ऑफ द ईयर। कब बनता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल के बीच में ही खरीद कर साल के बीच में बेच दिया, तो वो ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा कैसे बनेगा? लेकिन चूंकि किताबों ने इसको थोड़ा लाइटली ले रखा है, ऑथर्स वगैरह ने, तो ठीक है। दे आर treating it as a first addition in the block of asset, and after that they are transferring it by using the money payable। ओके, हम भी इनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर नहीं जा रहे। तो जब वो ब्लॉक का हिस्सा बना, उसको निकाला। लेकिन हमें इतना तो मालूम है, जब हम न्यू और ओल्ड में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम उस समय तो देखते हैं ना, जब न्यू और ओल्ड में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें तो इतना कॉमन सेंस है ना, कि जो एसेट खरीदी थी उसी को बेच दिया, तो बात खत्म हो गई। जब हम उतना एनालाइज कर सकते हैं, तो क्या हम ये एनालाइज नहीं कर सकते कि जिसको खरीदा उसी को बेच दिया? तो बात खत्म हो गई। हाँ,
नहीं, स्पेशल केस नहीं। यू कैन ट्रीट, चलिए, नहीं शुरू है, शुरू में 1-2 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, अदरवाइज़ इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और कुछ पूछना है, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल बोल सकता है कि सर ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। मैं एक-एक करके पूछता हूँ, बताते जाएँगे। किरण दत्ता बाबू, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, समझ में आया पूरा? बधाई हो बाबू, बधाई हो। और कौन है? कृष्णा, बोलिए बाबू। अच्छा, प्रीतम यादव, अनीता बाबू बोलिए। ज्योति, ममली ममली बोलिए बाबू। मनसा, मनीषा, वैष्णवी, हाँ बोलिए बाबू। हुँ, क्योंकि इस साल खरीदा तो है लेकिन पुट टू यूज़ हमने अगले साल किया है। इस साल खरीदा है, लेकिन इस साल पुट टू यूज़ नहीं हुआ है। वो अगले साल हुआ है, तो अगले साल हम डेप्रिसिएशन देंगे उसको, और उस साल हम पूरा डेप्रिसिएशन देंगे, भले ही 1 दिन भी पुट टू यूज़ हुआ हो। अच्छा, प्रतीक्षा बोलिए बाबू। सुनंदा, निशिकांत जी, सत्यजीत, समीरन, मनीष गोयल, यश चौड़ा, कौशिक, प्रस्मिता, बहुत बढ़िया, प्रस्मिता, चलिए बाबू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज़ याद रखें, आज कौन-सा दिन है आपका? टुडे इज़ थर्सडे ना? सैटरडे को हम लोग जो क्लास रखेंगे ना बाबू, आप लोगों के जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ाई करते समय, कंसंट्रेशन ना बनने की, रेगुलरिटी ना होने की, बीच-बीच में रेगुलरिटी ब्रेक होने की, घर की इश्यूज़ को लेकर के, छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ बहुत होते हैं। तो सैटरडे को हम लोग हाफ एन आवर रखेंगे ताकि आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर कर सकें। क्लियर है? आपकी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, एक बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो बच्चा जानबूझकर प्रॉब्लम लेने की भी आदत रखता है, तो वो भी हम लोग डील करेंगे, टेंशन ना लेंगे, ठीक है? टाटा बोलें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।